बाई निंगबिंग के साथ रहने के बाद मैंने उसकी जुड़वा बहन को कहते हुए सुना, दीदी मुझे ऐसा दिखावा करने दो कि तुम और फांग युआन एक दूसरे से प्यार करते हो। बाई निंगबिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने भी ऐसा दिखावा किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं नकली बाई निंगबिंग से प्यार करने का नाटक कर रहा था, लेकिन जब बाई निंगबिंग ने मेरी गर्दन पर निशान देखा तो वह पागल हो गई और अपनी बहन की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? देर रात मैं अभी अभी नहाकर निकला ही था कि मेरे फोन पर बाई निंगबिंग का मैसेज आया। उसने एक हाई एंड प्राइवेट क्लब का पता भेजा था। शायद मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए बाई निंगबिंग ने दूसरा मैसेज भेजा, मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना। मैंने आह भरी, फांग युआन तुरंत यहाँ आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्लब की सजावट बेहद शानदार थी। वहां आने वाले सभी लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। सफेद शर्ट पहने में वहां किसी बेघर आदमी जैसा लग रहा था। वेटर मुझे क्लब के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक कमरे के बाहर लेकर गया। तभी मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, दीदी मैंने सुना है कि फांग युआन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हें और उसके प्यार में होने का नाटक करने दो। इतना कहते ही अंदर से हंसी की आवाज आई, रूशुए तुम बहुत ज्यादा बेबाक हो गई हो, तुम नहीं समझोगी। फांग युआन बहुत सीधा साधा है। उसने निंगबिंग के लिए सूप बनाया और उसे दवा लेने के लिए भी बनाया। इतनी नरमी कौन सह सकता है? मिस बाई भी ऐसा करने के लिए तैयार थी। बकवास मत करो, निंगबिंग और रूशुए का रिश्ता इतना अच्छा है। पहले तो वे इस तरह का खेल नहीं खेलती थी। कुछ देर बाद बाई निंगबिंग की धीमी आवाज सुनाई दी, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए वापसी का तोहफा मान लेती हूँ। वेटर मेरे सामने खड़ा होकर थोड़ा असहज हो गया, लेकिन एक ग्राहक होने के नाते मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वेटर मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। मैं शुरू में बाई निंगबिंग के करीब सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैं बाई परिवार की रक्षा करना चाहता था। स्कूल में मुझे परेशान किया जाता था और घर पर पिता मुझे डांटते थे। जब इंसान की सुरक्षा खतरे में हो तो वह बस किसी तरह उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। मुझे सिर्फ बाहर निकलने के लिए एक रस्सी चाहिए थी। उस रस्सी को कौन पकड़ाता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में वह रस्सी फेंक दी जानी थी। कमरे में मौजूद लोगों ने मुझे देखा और सीटी बजाई। मैं लंबा था, काफी आकर्षक था और मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। मैं सोफे के बीच की ओर बढ़ा। वहां बाई निंगबिंग और बाई रूशुए साथ बैठी थी। दोनों मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो शिकारी अपने शिकार के पिंजरे में आने का इंतजार कर रहे हो। दोनों का चेहरा एक जैसा था, त्वचा का रंग भी एक जैसा था और दोनों बेहद खूबसूरत थी। फांग युआन तुम आ गए। एक हाथ मेरी ओर बढ़ा और मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने उस चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए उसके साथ बैठ गया। बाई रूशुए और बाई निंगबिंग बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व पूरी तरह अलग था। बाई निंगबिंग हमेशा उदास और गंभीर रहती थी, जबकि बाई रूशुए घमंडी थी। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह बाई निंगबिंग है या बाई रूशुए, जब तक वह मुझे मेरी परीक्षा सुरक्षित तरीके से पूरी करने दे और मैं उस जर्जर घर से बाहर निकल सकूं। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने स्वाभाविक रूप से बाई रूशुए का हाथ पकड़ लिया, जैसे मैं सच में उसे बाई निंगबिंग समझ रहा हूं। मेरी इस हरकत से बाई रूशुए बहुत खुश हुई। उसने बगल में बैठी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी बहन बाई रूशुए। मैंने देखा कि बाई निंगबिंग यह नाम सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और मेरी ओर सिर हिलाया, ऐसा दिखाया जैसे वह मुझसे पहली बार मिल रही हो। मैंने भी उसे शिष्टता से नमस्ते किया और फिर बाई रूशुए की तरफ देखा। निंगबिंग, मैं रास्ते में तुम्हारे लिए कुछ दवा लेकर आया हूँ, पहले एक गोली ले लो। मैं बाई निंगबिंग से यह बात कई बार कह चुका था। जब भी वह शराब पीती थी मैं उसके लिए दवा तैयार रखता था। उसे घर पहुंचाने के बाद मैं उसके लिए गर्म सूप भी बनाता था। बाई रूशुए ने मेरे हाथ में मौजूद दवा को देखा, लेकिन उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ठीक है, फिर तुम ही मुझे दवा खिला दो। बाई निंगबिंग इधर उधर देख रही थी, पता नहीं वह क्या सोच रही थी। मैंने दवा बाई रूशुए के मुंह तक पहुंचाई और उसे दवा पिला दी। 3 दौर शराब पीने के बाद किसी ने एक गेम खेलने का सुझाव दिया। प्लम ब्लॉसम नंबर 3 और प्लम ब्लॉसम नंबर 6 को 30 सेकंड तक किस करना होगा। एक लड़की ने किंग का कार्ड उठाया और आदेश सुनाया। बाई रूशुए और मैंने एक ही समय पर अपने कार्ड खोले और हम दोनों का जोड़ा निकल आया। वह लड़की बाई बहनों की दोस्त थी, यह जानते हुए कि यह एक ऐसा गेम था जिसमें जोड़ी बनाकर किस करना पड़ता है। मैं थोड़ा घबरा गया। बाई रूशुए ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली और मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी। तभी मेरे बगल से अचानक तेज आवाज आई। बाई निंगबिंग के सामने रखा चाय का कप जोर से गिर पड़ा। वह उठ खड़ी हुई और हम दोनों को घूरने लगी। मैं थक गई हूँ, चलो चलते हैं। बाई रूशुए मेरे होठों के पास आकर रुक गई। मेरी आंखों में ठंडापन आ गया और मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। हाँ, सही कहा, मैं भूल गई थी कि तुम अभी अभी विदेश से वापस आई हो। चलो यही खत्म करते हैं। बाई रूशुए ने बाई निंगबिंग को नाराज नजरों से देखा और फिर भी अपना नाटक जारी रखा। जाने से पहले मैंने बाई रूशुए का कोट खींचकर उसे पहना दिया। बाहर ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें कुछ दिन पहले बुखार था, अभी अभी ठीक हुई हो, सर्दी लग जाएगी। यह सुनते ही मैंने देखा कि बाई निंगबिंग अपनी बहन के पीछे खड़ी होकर मुझे घूर रही थी।
कुछ दिन पहले उसे बुखार हुआ था। मैं उसके पास गया था, उसे दवा लेने के लिए मनाया था और उसकी देखभाल करने के लिए उसके लिए सूप भी बनाया था। फांग युआन, चलो घर चलते हैं। कुछ सेकंड बाद बाई रूशुए मेरी बाहों में आकर लिपट गई। जब मैं बाई रूशुए के साथ वहां से जाने लगा, तब तक चुप रही बाई निंगबिंग ने आखिरकार आवाज लगाई, फांग युआन। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। बाई निंगबिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। तुम किसे पसंद करते हो? मैंने अपनी नजरें उठाई और अपने पास खड़ी बाई रूशुए को देखा। निंगबिंग, मैं बाई निंगबिंग को पसंद करता हूँ। मेरे शब्द सुनकर बाई रूशुए का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन मुझे फिर भी अपना नाटक जारी रखना था। बाई निंगबिंग को लगता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके आसपास मौजूद हर व्यक्ति को भी यही लगता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सब बाई निंगबिंग के लिए मेरी सोची समझी चाल थी। सिर्फ जिंदा रहने के लिए, उस मुश्किल जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और उस जर्जर घर से दूर जाने के लिए मैं यह सब कर रहा था। अगर किसी बीमारी ने मेरी माँ को मुझसे नहीं छीना होता, तो शायद मैं भी एक ऐसा लड़का होता जो प्यार और सुख सुविधाओं के बीच बड़ा होता। हालांकि मैंने अपनी माँ को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। जब मैं शरारत करता और माँ मुझे डांटती, तो थोड़ी देर बाद वही मुझे प्यार से अपनी गोद में ले लेती थी। मुझे लगता था कि मैं इसी तरह खुशी खुशी बड़ा होऊंगा। लेकिन मेरे 12वें जन्मदिन पर मेरी माँ अचानक घर में बेहोश हो गई। जांच के बाद पता चला कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। 1 साल तक इलाज चलने के बाद भी वह मुझे छोड़कर चली गई। मुझे आज भी अस्पताल का वह दिन याद है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मेरे आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने कहा था, फांग युआन, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर तुम्हें केक भी नहीं खिला पाई। इस साल तुम्हारे 13वें जन्मदिन पर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। तुम अपनी माँ से नाराज तो नहीं होगे? मैं इतना रोया कि कुछ बोल ही नहीं पाया, बस अपना सिर हिलाता रहा। मैंने कहा, मुझे जन्मदिन का केक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। अगर मुमकिन होता तो मैं अपनी जिंदगी के सारे जन्मदिन केक अपनी माँ की सेहत और सुरक्षा के बदले दे देता। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मेरी माँ की जिंदगी की घंटी आखिरकार आखिरी बार बज गई। उस पल उन्होंने मेरे लिए आखिरी शब्द छोड़े थे, तुम्हें हर हाल में अच्छी तरह जीना है। फांग युआन की जिंदगी के काले बादल जैसे उसी पल मेरे सिर पर आ गए थे। मेरे पिता ने मेरी माँ की छोड़ी हुई संपत्ति से कारोबार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धोखा दे दिया गया और आखिरकार मैं उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया। मेरे दादा दादी पहले ही गुजर चुके थे। मेरे पास सिर्फ एक रिश्तेदार बचा था, मेरा पिता, लेकिन अब वह भी मुझसे प्यार नहीं करता था। एक दिन उसने गुस्से में मुझसे कहा, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठाऊंगा। तुम्हारी माँ इतनी जल्दी मर गई, इसमें मेरी क्या गलती है? यह कहते हुए मेरे पिता ने मुझे धक्का दे दिया और वहां से चले गए। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और टैक्सी में बैठ गया। मेरे घुटने में चोट लगी थी, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं उठकर रोते हुए उनके पीछे भागने लगा। पापा, मुझे मत भूलना, मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, मैं कम खाना खाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उनके पीछे भागता रहा। आखिरकार कार रुक गई। मैंने देखा कि मेरे पिता की आंखें लाल थी। उनके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। बस उसी दिन से मैंने अपने पिता पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वह महिला उनसे 10 साल बड़ी थी, लेकिन यह शादी मेरी जिंदगी का नरक बन गई। जिस रात वह महिला पहली बार हमारे घर आई, उसने अपने पास मौजूद चाबी से मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं घबराकर अपने पिता को बताने के लिए बाहर भागा, लेकिन मुझे उनसे खूब डांट सुननी पड़ी। यहाँ बेकार की अफवाहें मत फैलाओ। वह महिला भी मुझे धमकाते हुए बोली, अगर तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो घर से निकल जाना। उसके बाद हर बार जब मैं अपने कमरे में जाता तो दरवाजे के सामने एक मेज लगा देता था। रात में मैं बिस्तर के पास खड़ा रहता और हाथ में कैंची लेकर उस दरवाजे को घूरता रहता। 1 2 3 मैं बाहर मौजूद लोगों के हार मानने का इंतजार करता रहता। मैं इंतजार करता कि आखिरकार सब कुछ शांत हो जाए। उस समय स्कूल ही मेरे लिए एकमात्र सुरक्षित जगह था। वहां न कोई परेशान करने वाली सौतेली माँ थी और न ही बेरहम पिता। लेकिन एक और मॉक टेस्ट के बाद मेरा यही सुरक्षित ठिकाना भी मेरे लिए नरक बन गया। उस दिन टेस्ट के नतीजे आने पर मैं सबसे पहले खुश हुआ था कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगले ही पल मुझे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाया गया और मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई। मैं उसका विरोध भी नहीं कर पाया। इस सब के पीछे एक हैंडसम ट्रांसफर स्टूडेंट था, मुझे उसका नाम याद है, हेचियांग। उसने गुस्से में कहा, फांग युआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बार मुझे दूसरा स्थान मिला। तुम्हें पता है घर जाने पर मैं कितना डर गया था। हेचियांग ने मेरी ठुड्डी पकड़ ली और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। जब मैंने इस घटना की शिकायत टीचर से की तो मुझे सिर्फ एक जवाब मिला, चियांग बहुत अच्छा छात्र है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। यह सिर्फ सहपाठियों के बीच हुआ एक छोटा सा विवाद है। तुम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। उस समय मुझे समझ आ गया कि समस्या यह नहीं थी कि हेचियांग को कोई सजा नहीं दी जा सकती। असल समस्या उसके पीछे खड़ा है परिवार था।
कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने एक लड़की को किसी के साथ आते हुए देखा। उसके आसपास मौजूद सभी लोगों के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे उससे काफी डरते थे। जब मैं भीगे हुए कपड़ों में घर पहुंचा तो मैंने उस महिला को देखा जो पहले मेरे पिता के साथ यात्रा पर जाने वाली थी। उसकी नजरें शाम जैसी ठंडी थी। उसकी नजरें मेरे पूरे शरीर पर घूमी और मैं अंदर तक सहम गया। उसने कहा, फांग युआन, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा। वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मैंने अपने पिता को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। वह महिला बोली, क्या देख रहे हो? वह आदमी घर पर नहीं है, वह यात्रा पर गया है। मैंने उसे बताया था कि उसके परिवार कारोबार में कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे कहा है कि कब्रिस्तान में मेरा इंतजार करे। वह महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपने बैग से नया चाकू निकाल लिया। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, फांग युआन, तुम दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हो। उसकी आंखों की नजर और भी खतरनाक होती जा रही थी। मैं घबरा गया। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने चाकू चला दिया। उसकी बांह से खून निकलने लगा और वह दर्द से चीख उठी। मैंने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुमसे लड़ने में कोई डर नहीं है। मैंने चाकू वापस अपने बैग में रखा और वहां से भाग गया। मैंने उस महिला से झूठ बोलकर उसे वहां रोकने की कोशिश की और खुद वहां से निकल गया। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह थी, क्योंकि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं अच्छी तरह जीऊंगा। मुझे दिन में वहां से गुजरने वाली उस लड़की का ख्याल आया। मुझे लगता है मैंने लोगों को उसका नाम बाई निंगबिंग कहते हुए सुना था। मेरे दिमाग में एक विचार आने लगा। मैंने चुपके से बाई निंगबिंग पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसके बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा करने लगा। मैं कई दिनों तक उस बार के बाहर इंतजार करता रहा जहां बाई निंगबिंग अक्सर जाती थी। आखिरकार एक दिन मुझे वह वहां मिल गई। वह नशे में थी और बाहर एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। मैंने अपना आईडी कार्ड निकाला। मुझे पूरा यकीन था कि एक नजर में ही मैं उसका नाम पहचान लूंगा। फिर मैंने एक एंटीडोट कैंडी खरीदी और उसके करीब गया। मैंने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह एंटीडोट कैंडी है, क्या तुम एक खाना चाहोगी? बाई निंगबिंग ने अपना सिर उठाया। उसके काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह ज्यादा बात नहीं करती थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कैंडी उसकी हथेली पर रख दी। चिंता मत करो, यह मीठी है। उसने नीचे झुककर मेरी तरफ देखा। वह स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बार में आई थी। मैंने शर्माने का नाटक किया। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहां आओगी। बाई निंगबिंग पीछे झुकी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया। माफ करना, मैं बस डर गया था कि कहीं तुम नशे में असहज महसूस न करो। बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसे मैं पसंद आ गया था। मैंने अपने होंठ काटे और फिर सिर हिलाया। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बाई निंगबिंग का हाथ थोड़ा कांप रहा था। वह उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने मेरी स्कूल की ड्रेस देखकर कहा, क्लास 3 के फांग युआन, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर बाई निंगबिंग ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, अगली बार याद रखना कि कब जागना है। अब वापस जाओ और दोबारा यहां मत आना। इतना कहकर वह वापस बार की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर मौजूद शर्म धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने अपने मुंह को पोंछा, फिर अपने होठों को छुआ और संतुष्टि से मुस्कुराया। मेरा प्लान सफल हो गया था। जब भी यह चियांग दोबारा लोगों को लेकर मुझे घेरता, बाई निंगबिंग वहां आ जाती। एक बार जब कुछ लोग मुझे पीटने वाले थे, तभी बाई निंगबिंग दिखाई दी। उसके बॉडीगार्ड ने उन्हें दूर हटा दिया। बाई निंगबिंग इतनी ठंडी नजर आ रही थी कि मैंने पहली बार है चियांग को इतना डरा हुआ देखा। वह शर्मिंदगी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे थप्पड़ मारे जा रहे थे। बाई निंगबिंग ने कहा, हे चियांग, कुत्ते को मारते समय उसके मालिक को देख लेना चाहिए। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा और फिर है चियांग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हाँ, कुत्ते को मारने की यही सजा है। बाई निंगबिंग हमेशा मुझे अपने आज्ञाकारी और अच्छे पालतू की तरह समझती थी। जब वह मुझे घर छोड़ने आई, तभी मेरी मुलाकात अस्पताल से लौटे मेरे पिता से हो गई। उन्होंने मुझे एक महंगी कार से उतरते हुए देखा। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और गुस्से में कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उन्होंने मेरे सामने 3 सुइयां रख दी। मुझे लगा शायद वह मेरे लिए कोई अच्छी चीज करने वाले हैं। मैंने कहना शुरू किया आज मैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, बाई निंगबिंग के बॉडीगार्ड ने मेरे पिता की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे पिता दर्द से कराह उठे और मेरे बाल छोड़ दिए। अगले ही पल उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। उनकी जमकर पिटाई हुई। आखिरकार उन्हें करीब 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। मैंने परीक्षा की तारीख का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने बाई निंगबिंग से अपने प्यार का नाटक जारी रखा। मैंने उसके प्रति अपनी अच्छाई और परवाह भी दिखाने का नाटक किया। धीरे धीरे बाई निंगबिंग और उसके आसपास के लोगों की सारी नजदीकियां और रिश्ते जैसे गायब हो गए। मुझे उसके प्यार की कोई जरूरत नहीं थी।
धीरे धीरे मैं वह इंसान बन गया जो सबसे ज्यादा समय बाई निंगबिंग के साथ रहता था। यहाँ तक कि अफवाह फैलने लगी कि बाई निंगबिंग के मन में मेरे लिए सचमुच भावनाएं आ गई हैं। लेकिन आज उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि बाई निंगबिंग के मन में मेरे लिए कोई सच्ची भावना नहीं थी। उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक ऐसा पालतू था जिसे वह जब चाहे किसी को भी दे सकती थी। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बहुत जल्द मैं उन सबको अपने कब्जे में करने वाला था। फांग युआन, तुम पूरे रास्ते किस दुनिया में खोए हुए थे? बाई रूशुए की ठंडी आवाज ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। मैंने सामने मौजूद आलीशान अपार्टमेंट को देखा और हैरान होने का नाटक किया। निंगबिंग, क्या तुमने अपना घर बदल लिया? बाई रूशुए शायद मुझे यह नाम लेते हुए पसंद नहीं कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी पकड़ थोड़ी कस गई। हाँ, मेरे पास बहुत सारे घर हैं। जैसे ही मैं अंदर गया, बाई रूशुए ने मुझे सोफे पर बैठा दिया। फांग युआन, जब तुम रास्ते में खोए हुए थे तब क्या सोच रहे थे? मैंने तुरंत खुद को संभाला और मासूमियत से कहा, मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारे लिए किस तरह का गर्म सूप बनाऊंगा। बाई रूशुए के काले बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसकी आंखों में थोड़ी नरमी दिखाई दी। फांग युआन कितना अच्छा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर अपने दांत हल्के से रख दिए। फांग युआन, उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। निंगबिंग, तुम निंगबिंग हो, मैंने दर्द में होने का नाटक करते हुए कहा। तुमने मुझे काटा क्यों? बाई रूशुए ने मेरी कलाई पर अपने दांत फिर से रखे और पूछा। फांग युआन, मैं कौन हूँ? मैंने अपने होंठ काटे और धीमी आवाज में कहा, तुम निंगबिंग हो। तुमने मुझे फिर क्यों काटा? इस बार बाई रूशुए ने मेरी गर्दन पर दांतों का निशान बना दिया। वह किसी शिकारी जानवर की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी अचानक लगातार डोरबेल बजने लगी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। बाई रूशुए ने अपने दांत भींचे और उठकर दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? बाई निंगबिंग बिना कुछ कहे बाई रूशुए के पास से निकलकर अंदर आ गई। वह कोई बेकार की बात नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे सोफे से उठाया। उसी वक्त मेरी गर्दन पर बना काटने का निशान साफ दिखाई दे गया। बाई निंगबिंग अचानक रुक गई। उसकी आंखों के नीचे एक अजीब सा साया दिखाई दिया। कमरे में तूफान आने से पहले जैसी खामोशी छा गई। उसकी खामोशी बेहद डरावनी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दीवार से जोरदार आवाज आई। बाई निंगबिंग ने बाई रूशुए को दीवार से जा टकराया था और उसका गला पकड़ रखा था। बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम कई साल विदेश में रही हो और लगता है सारे नियम भूल गई हो। उसे छूने की इजाजत तुम्हें किसने दी? बाई निंगबिंग की ताकत देखकर मुझे लगा कि यह वही बाई निंगबिंग थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाई रूशुए भी उसकी इस हरकत से हैरान लग रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने अजीब सी मुस्कान दी। दीदी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुमने ही उसे मेरे पास नहीं भेजा था? अब यहाँ अच्छी बनने का नाटक मत करो। कुछ सेकंड बाद बाई निंगबिंग ने चुपचाप बाई रूशुए को छोड़ दिया। बाई रूशुए ने अपनी गर्दन पर पड़े लाल निशान को छुआ और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो फांग युआन, चलो एक दूसरे से दोबारा परिचय करते हैं। मेरा नाम बाई रूशुए है। मुझे अभी अपना सच सामने लाने की कोई जल्दी नहीं थी। झूठ बोलने के बावजूद मुझे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। मैं बस शांत था। मैंने लापरवाही से मुस्कुरा दिया। तभी बाई निंगबिंग मेरे और बाई रूशुए के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने धुंधली नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं उसके चेहरे से उसकी भावनाएं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस समय क्या दिखाना है। मैंने बाई निंगबिंग की तरफ देखा और मेरी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। मैंने उसे किसी बात के लिए दोष नहीं दिया। मैंने बस उससे पूछा, मैंने क्या गलत किया? क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? मेरी बात सुनकर बाई निंगबिंग की पीठ एक पल के लिए तन गई। फिर वह मेरी तरफ मुड़ी और मेरा सिर अपनी बाहों में ले लिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बाई निंगबिंग की आवाज बहुत धीमी और नरम थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश था। मेरा काम यहाँ तक सफल हो चुका था। मैंने बाई निंगबिंग के कंधे के ऊपर से पीछे देखा। बाई रूशुए के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह मेरी तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। जब बाई निंगबिंग मुझे लेकर बाहर जाने लगी, तब भी बाई रूशुए वहीं खड़ी रही। जाने से पहले बाई निंगबिंग ने उसे कहा, खेल खत्म हो चुका है, अब उसके ज्यादा करीब मत जाना। बाई रूशुए के चेहरे पर फिर वही मासूम मुस्कान लौट आई। उसने मुंह खोलकर कहा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। बाई निंगबिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। तुम कोशिश करके देख सकती हो। बाई रूशुए ने टेबल पर अपने हाथ रखे और मासूमियत से मुस्कुराई। दीदी, इतनी गुस्से वाली मत बनो। हमने पहले भी तो ऐसा खेल खेला है। तुमने तो कभी उसकी परवाह नहीं की। अपना मुंह बंद रखो। बाई निंगबिंग की आवाज में साफ चेतावनी थी। बाई रूशुए मुस्कुराई और हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण करने का इशारा किया। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी खेल खत्म हो चुका है। सच सामने आने के बाद इसमें कोई मजा नहीं रहा। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। फांग युआन, मुझे याद रखना, मेरा नाम बाई रूशुए है। अगली बार जब हम मिले तो मुझे गलती से किसी और मत समझ लेना। बाई निंगबिंग अब अधीर हो चुकी थी। वह अपनी इस पागल बहन के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिफ्ट तक ले गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही ड्राइवर कार लेकर हमारे सामने आ गया। जैसे ही मैं कार में बैठा, बाई निंगबिंग ने पीछे की सीट और आगे की सीट के बीच का पर्दा गिरा दिया।
अब पिछली सीट पूरी तरह अलग हो गई थी। मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। तभी बाई निंगबिंग का हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने लगभग बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में मेरे स्पर्श को लेकर कोई घृणा नहीं थी। शायद खतरनाक माहौल में लंबे समय तक रहने के कारण उसके अंदर खुद को बचाने की यह आदत बन चुकी थी। मैं चुपचाप सोचने लगा कि अब अपने इस झूठ का सही बहाना कैसे बनाऊं। तभी बाई निंगबिंग ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मारूंगी? क्या मैंने कभी तुम्हें मारा है? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, न ही उसे मुझ पर कोई शक था। मैं बस बेबस होकर मुस्कुरा दिया। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर सिर हिलाकर उसका हाथ छोड़ दिया। बाई निंगबिंग ने मुझे अपने करीब खींच लिया। उसने मेरी गर्दन की तरफ देखा। मैंने भी ध्यान से देखा कि कहीं वहां खून तो नहीं निकल रहा। मैंने मजाक में कहा, क्या तुम्हें मुझे रेबीज का टीका लगवाने के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए? मुझे उसकी बहन की कही हुई बात याद आ गई, जिसमें उसने मजाक में उसे कुत्ता कहा था। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। तभी मैंने देखा कि बाई निंगबिंग का हाथ अचानक थोड़ा सख्त हो गया। मैंने ऊपर देखा। उसकी नजर मेरी गर्दन से हटकर सीधे मेरे चेहरे पर आ गई थी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। कुछ सेकंड बाद बाई निंगबिंग ने हल्की सी आह भरी। उसने अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाया। फांग युआन, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह बनने का नाटक किया और अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मुझे बाई निंगबिंग के सहारे का इस्तेमाल करना चाहिए। बाई रुशुए के साथ जुड़ना बहुत आसान था, लेकिन उसके कारण आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती थी। उस दिन बाई निंगबिंग मुझे घर छोड़कर चली गई। अगले दिन किसी ने मेरे पास एक हीरे का हार भेजा। उसके बाद उसने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया। मैं समझ गया कि यह उस घटना के लिए उसकी तरफ से मुआवजा था। जब भी मैं उसे दूसरे लड़कों के साथ देखता था, वह मुझे महंगे महंगे तोहफे देती थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पालतू जानवर को खुश करने के लिए कोई स्नैक्स देता है। उसके लिए यह बस एक छोटा सा खर्च था, लेकिन मेरे लिए इससे काफी मदद हो सकती थी। मैंने उन सभी गहनों को बहुत अच्छी तरह छिपा कर रख दिया। मेरा प्लान था कि जाने से पहले इन्हें बेच दूंगा और उससे इतनी बचत कर लूंगा कि आगे की जिंदगी आराम से चल सके। कुछ देर सोचने के बाद मैंने स्कूल के ऑफिस में ट्रांसफर एप्लीकेशन जमा कर दिया। क्लास टीचर ने मुझे देखकर पूछा, फांग युआन, अगले सेमेस्टर में कॉलेज प्रवेश परीक्षा होने वाली है। क्या तुम इस सेमेस्टर के बाद सच में स्कूल बदलना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे आपको अपने अंकल के ट्रांसफर के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। वहां का स्कूल भी बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे परीक्षा और प्रतियोगिता के नतीजे देखे हैं और मुझे ट्रांसफर लेने की अनुमति दे दी है। मेरे अंकल भी मानते हैं कि वह मेरे अकेले रिश्तेदार होने के कारण मेरी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि मेरे पिता को मेरी कोई परवाह नहीं है। क्लास टीचर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार मेरे माता पिता की मीटिंग में कभी कोई आया ही नहीं था। मेरे पिता का फोन भी कभी नहीं लगता था। ऑफिस से निकलने के बाद मैं बाथरूम में गया और अपने अंकल का फोन निकाला। मैंने वेई जी का कॉल देखा और वापस फोन किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो फांग युआन, तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारे अंकल ने करवा दिया है। अब तुम्हें मुझे मेरे पैसे देने चाहिए, है ना? मैंने फोन हाथ में पकड़ा और ठंडी मुस्कान दी। मेरे पिता पहले बहुत सी महिलाओं के साथ संबंध रखते थे, लेकिन जब भी उन्हें कोई परेशानी होती वह तुरंत मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेते थे। जब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब भी उन्होंने मुझे ठंडी नजरों से देखा और घर से निकल जाने को कहा था। फोन पर वह महिला लगातार बोलती रही, तुम इतने एहसान फरामोश मत बनो फांग युआन, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने कितने लोगों से बात की है। अगर लियू रुआन को पैसों की इतनी जल्दी नहीं होती तो मैं तुम्हारी इन बेकार की बातों में पड़ती ही नहीं। महिलाएं अभी भी वहां हैं। लियू रुआन ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने सहपाठियों से मुआवजा मांगने के लिए संपर्क किया था। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह फिर बोली, फिर तुम्हारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। यहाँ मेरे सामने ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। मैं हंस पड़ा। मैं अपने मूड के हिसाब से तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। बाथरूम की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। शांत बाथरूम में रोशनी के बीच धूल के कण लगातार तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी उस रोशनी का पीछा कर रहे हों और मैं भी आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे अपनी पुरानी जिंदगी से भागना चाहता हूं। स्कूल की घंटी बजते ही मैंने आखिरी सवाल पूरा किया, अपना सामान पैक किया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर मैंने एक लड़की को खड़े देखा। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वही लड़की थी जिसने उस दिन कमरे के अंदर सीटी बजाई थी। मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने वाला था, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया। फांग युआन, तुम मुझे पहचानने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। लड़की हल्के से मुस्कुराई। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि बाई निंगबिंग की सगाई होने वाली है? मैं चौंक गया। सगाई? बाई निंगबिंग ने मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इन दिनों मुझसे संपर्क नहीं किया। यह तो अच्छी बात है। मैं वैसे भी जाने की तैयारी कर रहा था। अब मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। तुम दुखी हो?
कोई बात नहीं, बाई निंगबिंग अब तुम्हें नहीं चाहती। अब मैं तुम्हें अपना सकती हूँ। बाई निंगबिंग ने तुम्हें जो दिया मैं भी तुम्हें वही दे सकती हूँ। लड़की ने आगे बढ़कर मेरे कान के पास आए बालों को हटाने की कोशिश की। मैंने ठंडे चेहरे के साथ उसका हाथ हटा दिया। माफ करना, मैं अभी इतना मजबूर नहीं हुआ हूँ कि तुम्हारे जैसे इंसान के सामने झुक जाऊं। तुम्हारी ये पेशकश इतनी घटिया है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अचानक एक जोरदार आवाज ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। अगले ही पल मेरे चेहरे पर तेज जलन महसूस हुई। उसने मुझे थप्पड़ मारा था। वह गुस्से में बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम भी मेरे साथ मिलकर मेरा बंदूक वाला मामला बिगाड़ चुके हो। तुम तो बस बाई निंगबिंग द्वारा फेंका हुआ एक आवारा कुत्ता हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं। आज अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां से निकाल भी दूं तो तुम्हारी परवाह कौन करेगा? लड़की के चेहरे पर घमंड लगातार बढ़ता जा रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपने बैग में रखे चाकू को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम इसे किससे छीनने की कोशिश कर रही हो? वह आवाज शेन यूचू की थी। शेन यूचू एक पल के लिए जम गया, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। निंगबिंग, बाई रुशुए की मुस्कान और गहरी हो गई। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, डर गए? अच्छी तरह देखो कि मैं कौन हूं। शेन यूचू ने घबराकर अपना गला निकला। उसने आंखें बंद की और कांपती आवाज में कहा, रुशुए। बाई रुशुए के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। बधाई हो, तुमने सही पहचान लिया। अब सोचती हूं कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। शेन यूचू का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटने लगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी आवाज एक तेज चीख में बदल गई। बाई रुशुए ने मेरे बैग से चाकू निकाल लिया। उसने तेजी से शेन यूचू को लात मारी और उसी हाथ पर चाकू से वार कर दिया जिससे उसने मुझे थप्पड़ मारा था। चाकू उसके हाथ में धंस गया। बाई रुशुए ने चाकू को घुमाया। शेन यूचू की दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। बाई रुशुए धीरे धीरे उठी और अपनी महंगी जूती उसके चेहरे पर रख दी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, अब बताओ, आवारा कुत्ता कौन है? शेन यूचू लगातार दया की भीख मांगने लगा। बाई रुशुए ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। फिर वह झुककर शेन यूचू के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, तुमने उसे 2 बार भौंककर गाली दी थी, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बाई रुशुए ने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। फिर उसने अपने पैर से उसके ऊपर थोड़ा और दबाव डाला। शेन यूचू ने मेरी तरफ देखा। कुछ देर बाद उसने कमजोर आवाज में कहा, भौं भौं। मैंने उसकी बदहाल हालत पर एक नजर डाली। मुझे यह सब अजीब नहीं लगा, बल्कि मैं थक गया था। आज शेन यूचू की हालत और उसके द्वारा कही गई बातें क्या मेरी वजह से नहीं थी? क्या मैंने खुद अपनी गर्दन नहीं झुकाई थी? मैंने अपनी आत्मसम्मान की कीमत खुद ही चुका दी थी और अपनी गर्दन में उस कुत्ते का पट्टा डालकर उसकी चेन बाई निंगबिंग के हाथ में दे दी थी। अगर शेन यूचू ने आज मेरा अपमान किया था तो असल में मेरी पहचान मैंने खुद ही उसके सामने खोल दी थी। मैंने बाई निंगबिंग के आसपास मौजूद हर व्यक्ति को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका दिया था। शाम का अंधेरा खाली गलियारे पर फैल रहा था। उस दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजीब और भयानक जादू के बीच फंस गया हूँ। अगर मेरी माँ मुझे इस हालत में देखती तो शायद उन्हें मुझसे बहुत निराशा होती। क्या हुआ? डर गए? बाई रुशुए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे खोई हुई नजरों से देखा। बाई रुशुए ने अपनी उंगली से मेरे गाल के कोने को छुआ। उसकी आवाज अचानक नरम हो गई। तुम रो क्यों रहे हो? क्या मैं रो रहा हूँ? मैं कब रोया? मैंने आंखें झपकाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू थे। शेन यूचू को वहां से ले जाया जा चुका था। बाई रुशुए का बॉडीगार्ड जमीन पर लगे खून के निशान साफ कर रहा था। मैंने अपनी भावनाओं को दबाया और बाई रुशुए के हाथ से खुद को दूर कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई रुशुए ने अपने खाली हाथ को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। तुम कितने बेरहम हो। मैंने अभी अभी तुम्हारी मदद की है और तुम मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार कर रहे हो। मैंने अपने होंठ दबाए और आंखों के कोने से उसकी तरफ देखा। बाई रुशुए ने अपना हाथ मेरी जेब में डाल दिया और फिर अपना सामान्य चेहरा बना लिया। मैं तुमसे मिलने आई हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? मेरी बहन ने मुझे घर में बंद कर रखा था। उसने मेरी निगरानी के लिए लोगों को भी लगा रखा था। आज आखिरकार मैं वहां से भाग पाई। 2 दिन बाद वह मुझे फिर विदेश भेज देगी। जाने से पहले उस इंसान से मिलने आना जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्या इतनी बड़ी बात है? उसने सब कुछ बहुत विस्तार से बताया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैं चुपचाप उसके पास से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाई रुशुए ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। फांग युआन, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं या फिर किसी जगह बंद करके रख दूं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरी बहन पसंद है? मैं और मेरी बहन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। शायद मेरे साथ लंबे समय तक रहने के बाद तुम्हें मैं भी पसंद आने लगूं। वह फिर मुस्कुराई। या फिर आखिर में तुम मुझे अपनी बहन ही समझने लगो। जिस तरह तुम मेरी बहन की देखभाल करते हो उसी तरह मेरी भी देखभाल करो। जिस तरह तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो उसी तरह मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करो। फांग युआन, मुझे तुम्हारी वह नजर पसंद है।
जब तुम मुझे अपनी बहन समझते हो। मुझे तुम्हारा इस तरह ठंडा व्यवहार करना पसंद नहीं है। पागल। मैं अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। मेरे मन में एक बुरा एहसास पैदा हो चुका था। बाई रूशुए मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और पागल थी। उसने जो कहा था उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी। मैं सोच ही रहा था कि उससे कैसे छुटकारा पाऊं, तभी बाई रूशुए का लहजा फिर बदल गया। उसने बेबसी से आह भरी। अभी कुछ पल पहले जो लड़की बेहद आक्रामक थी, अब वह बिल्कुल मासूम बन गई थी। फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन तुम अभी रो क्यों रहे थे? तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे थे? बाई रूशुए के बार बार बदलते व्यवहार ने मुझे उलझन में डाल दिया। जब मैं सोच रहा था कि आखिर उसका मतलब क्या है, तभी उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बाई रूशुए ने मेरे बालों को देखा, जो उसके हाथ फेरने से पूरी तरह बिखरकर मुर्गे के घोंसले जैसे हो गए थे। वह मुस्कुराई और मुड़ गई। जब मैं वापस कार में बैठा तो बाई रूशुए असामान्य रूप से चुप थी। मैं खुश था कि आखिरकार मुझे कुछ देर उसके साथ बात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसने कहा, फांग युआन, अब बाई निंगबिंग के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं है। यह शादी उस बूढ़े ने तय की है। उसके आदेश की अवहेलना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। वह नीचे देखने लगी और उसकी सोच कहीं दूर चली गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी बहन और उसके होने वाले पति को भी इसी तरह एक दूसरे से बांध दिया गया था। असल में दोनों के मन में किसी और के लिए भावनाएं थी। उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे का जीवन साथी बना दिया गया। नतीजा यह हुआ कि एक पागल हो गया और दूसरा मर गया। उस महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद गंभीर मानसिक परेशानी झेली। उसके खून से पूरा आंगन लाल हो गया था। बाद में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। वह अपने पीछे जुड़वा बहनों की एक जोड़ी छोड़ गई। उस ठंडे और पुराने घर में रहते रहते उसकी हालत और खराब होती गई। अगर बाई निंगबिंग आज इस शादी का विरोध करना भी चाहे तो वह बूढ़ा उसके सामने लाखों मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वह उसे किसी भी तरह झुका सकता है। आखिर उसका अंत भी क्या होगा? बाई रूशुए के होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। उस मुस्कान में मजाक भी था और दर्द भी। यह पहली बार था जब मैंने बाई परिवार के अतीत के बारे में सुना था। पहली बार मुझे बाई निंगबिंग और बाई रूशुए के माता पिता की कहानी भी पता चली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पहले मुझे खूबसूरत रेशमी कपड़ा दिखाया हो और फिर उसी कपड़े के नीचे छिपा सड़ा हुआ और बदबूदार कोना दिखा दिया हो। मैं सोच ही रहा था कि इस बात का क्या जवाब दूं। तभी हमारी कार के सामने अचानक एक दूसरी कार आकर रुक गई। वह बहुत तेज आई थी। बाई रूशुए तुरंत अपने पुराने अंदाज में लौट आई। उसने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे और सामने वाली कार से उतरने वाले व्यक्ति को देखने लगी। वह बाई निंगबिंग थी। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, जैसे वह अभी किसी पार्टी से निकली हो। वह बेहद खूबसूरत और शाही लग रही थी। अगर उसके चेहरे पर मौजूद उस खतरनाक गुस्से को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व बेहद शानदार था। कार का दरवाजा खुला। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार से बाहर खींच लिया। फिर उसकी नजर कार में बैठी बाई रूशुए पर पड़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहो। बाई रूशुए को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने कपड़ों पर लगे काल्पनिक धूल के कण झाड़ते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? तुम्हारी मिस्सू के साथ डिनर अभी खत्म भी नहीं हुआ होगा। क्या तुम्हें इतना डर है कि मैं फांग युआन को अपने साथ ले जाकर कहीं बंद कर दूंगी? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूं। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुमने उस बूढ़े द्वारा तय किए गए डिनर को खराब कर दिया। क्या तुमने सोचा है कि इसके बाद क्या होगा? बाई निंगबिंग को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बेहद दबाव डालने वाली मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें आजादी से जीना बहुत पसंद है? क्या तुम फिर से बाई परिवार में एक बंधे हुए कुत्ते की तरह लौटना चाहती हो? बाई रूशुए की आंखें सिकुड़ गईं। उसका चेहरा अचानक खराब पड़ गया। बाई निंगबिंग ने कार के दरवाजे पर हाथ रखा और अपनी बहन की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई राजा अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखता है। अगर तुम दोबारा बंधना नहीं चाहती हो तो मेरी बात याद रखना, मुझसे दूर रहो, वरना मुझे तुम्हें वही एहसास दोबारा करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर बाई निंगबिंग कार का दरवाजा बंद करके सीधी खड़ी हो गई। ड्राइवर ने लगभग तुरंत कार वहां से आगे बढ़ा दी। बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे पर मौजूद मुस्कान को देखा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगा? उसके इस एक सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत लंबे समय से ये 3 शब्द नहीं सुने थे। मैं थोड़ा घबरा गया। काफी समय बाद किसी ने सच में मुझसे पूछा था कि मुझे बुरा लगा या नहीं। मैंने धीरे से कहा, मुझे बुरा लगा। ऐसा कहते ही मुझे लगा जैसे मैंने अच्छे बच्चे की तरह अभिनय करना छोड़ दिया हो। मैंने उन भावुक और झूठे शब्दों को बोलना भी छोड़ दिया। तभी बाई निंगबिंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपना गुस्सा निकाल दूंगी। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आवाज उसके सीने की हल्की धड़कन के साथ सुनाई दे रही थी। मैंने उस गर्माहट को महसूस किया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बारिश की धुंधली शाम का अंधेरा धीरे धीरे रात के गहरे नीले रंग में घुल रहा था। बाई निंगबिंग का फोन लगातार बज रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे फोन के दूसरी तरफ कोई बहुत गुस्से में था। लेकिन बाई निंगबिंग बाहर से बिल्कुल शांत थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक पुराने अपार्टमेंट की सीढ़ियों के पास ले गई। फांग युआन, आगे कुछ समय तक शायद मैं तुमसे मिल न पाऊं। मुझे कुछ चीजों को संभालना है। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा इंतजार करना, ठीक है? हल्की रोशनी में उसकी आंखें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने वही अपनी मासूम सी मुस्कान दी। ठीक है। फिर मैं मुड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मुझे पता था कि बाई निंगबिंग अभी भी मुझे देख रही थी। उसकी आवाज फिर पीछे से आई, फांग युआन, मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैंने मन ही मन सोचा, नहीं बाई निंगबिंग, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। मैंने आसमान में चमकते तारों को देखा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया। आखिरकार आखिरी घंटी बज गई और स्कूल का सत्र खत्म हो गया। मैंने सीटीसी जाने का टिकट खरीदा। अपना सामान पैक किया तो एहसास हुआ कि मेरे पास ले जाने के लिए वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था। जाने से एक दिन पहले आखिरकार मुझे अपने पिता के घर लौटने का इंतजार खत्म हुआ। वह कई दिनों से घर नहीं आए थे। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरे पिता सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं उठाई। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और उनकी टीवी देखने की नजर के बीच आ गया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, सामने से हटो। मैंने बैंक कार्ड अपनी जेब से निकाला और टेबल पर रख दिया। इस बार मेरे पिता ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? मैं चुप रहा। आखिरकार उन्होंने मुझे पाला था और पढ़ाया भी था। जब हम एक दूसरे पर निर्भर थे तब भले ही वह मुझे हमेशा डांटते रहते थे, लेकिन जब वह देखते कि मुझे दूसरे बच्चों के नए कपड़ों से जलन होती है तो अपनी छोटी सी कमाई से मेरे लिए भी नए कपड़े खरीद देते थे। मिड टर्म परीक्षा के समय वह भी दूसरे माता पिता की तरह मेरे लिए मछली का सूप और चिकन सूप बनाया करते थे। एक सर्दी में जब मैं अस्पताल में भर्ती था तब भी मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए पानी की कई बोतलें लाकर दी थी। लेकिन इंसान बहुत जटिल होता है। लोग और उनके रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं। मैंने खुद को संभाला और फिर अपनी बात जारी रखी। मैं ट्रांसफर की सारी प्रक्रिया पूरी कर चुका हूं। अब मैं यहां से चला जाऊंगा। बस यही तक हमारा रिश्ता था। रिमोट उठाकर मेरी तरफ फेंका गया और आकर मेरे पैर से टकराया। मेरे पिता को आखिरकार अपना गुस्सा याद आ गया। मेरे पैसे वापस करो, मैंने शांत होकर पूछा। आपको कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। मैंने बिना किसी भाव के एक रकम बता दी। मेरे पिता की डांट भरी बातें उनके गले में ही अटक गईं। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। तुम इतने पैसे मुझे कैसे दे सकते हो? रुको। मेरे पिता को आखिरकार बोलने के लिए शब्द मिले। बाई निंगबिंग ने तुम्हें दिए हैं, है ना? मैंने अपने पिता की उलझी हुई आंखों को देखा। उन्हें बाई निंगबिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उस समय मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे तब मैंने उनसे सिर्फ इतना झूठ बोला था कि मैं अपने कुछ साथियों से बदला लेने के लिए उनके साथ उलझ रहा हूं। उन्होंने मेरी परवाह ही नहीं की थी। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी, तभी अचानक मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उसका दर्द पिछली बार शेन यूचू से मिले दर्द से भी ज्यादा था। दर्द इतना तेज था कि मेरा दिल तक सिकुड़ गया। फांग युआन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मेरे पिता ने मुझे गुस्से से देखा। उनकी नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई गंदी चीज हूं। मैंने सिर झुका लिया और हंसने लगा। मेरी हंसी धीरे धीरे तेज होती गई। मेरे कंधे कांपने लगे और आखिरकार मेरी आंखों से आंसू निकल आए। इज्जत, आखिर वो क्या होती है? क्या उससे मेरी जान बच सकती है? मैंने सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा। क्या मेरी इज्जत मुझे मेरी सौतेली मां से बचा सकती थी? क्या वह उसे हर रात मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने से रोक सकती थी? क्या वह उसे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मुझे घूरने से रोक सकती थी? क्या वह उसकी उन घिनौनी नजरों को मुझ पर पड़ने से रोक सकती थी? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने अपने पिता को मजबूर करके सोफे पर बैठा दिया। फिर मैंने उनके चेहरे पर जमी धूल और उनके संघर्ष को गौर से देखा। उन्होंने खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, अफवाहें मत फैलाओ। वह बस तुम्हारी परवाह करना चाहती है। वह सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप यही बात दोबारा कहेंगे? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो फिर आप हमेशा घर आने से क्यों बचते हैं? क्या आप मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं रखते? मेरे चेहरे पर फिर हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हंसी इंसानों द्वारा पहने गए इन सारे नकली चेहरों और झूठे आवरणों को एक एक करके नोचकर बाहर निकाल देना चाहती हो।